अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्राइम में सबसे पहले बात होगी एक ऐसे करप्शन के केस की जिससे पता चलता है कि करप्शन की जड़ें कितनी मजबूत हैं और एक ऐसा अफसर जिसकी तनख्वाह शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख के दरमियान हो, वो अरबपति कैसे बन जाता है और ऐसी करप्शन पकड़ी भी नहीं जाती। करप्शन की एक नहीं 3 कहानियाँ, तीनों कहानियाँ सिंध से हैं, जहाँ करप्शन का सिलसिला सालों तक चलता रहा। किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, पूछा नहीं, मुसलसल लूटमार होती रही और असासे बनते रहे। करप्शन की इस दास्तान का सबसे हैरत अंगेज पहलू यह है कि यह किसी वजीर, आला ओहदेदार या ताकतवर शख्स की नहीं। मुल्क में सियासतदानों की करप्शन पर बहुत बात की जाती है, उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन सरकारी एहलकारों और ब्यूरोक्रेसी में होने वाली करप्शन करने वालों का नाम सामने नहीं आता। एक केस कुछ दिन पहले सामने आया था और अब एक ऐसा केस सामने आया है जिससे पता चलता है कि अगर ब्यूरोक्रेट करप्शन कर रहा हो तो वो किसी भी सतह पर करे कितनी बड़ी करप्शन करने की सलाहियत रखता है। मुतल्लिका महकमों में सरकारी अफसरान के असासों की जांच पड़ताल नहीं होती, लेकिन अब नैब ने ऐसे अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया है और सिंध ब्यूरोक्रेसी में मौजूद मुबैना करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। नैब ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सिंध के सरकारी इदारों, अफसरान और एहलकारों के 3 केसेस में गिरफ्तारियां की हैं। 2 रोज पहले हैदराबाद के साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर मुश्ताक अहमद शेख के खिलाफ कार्रवाई की। मुश्ताक शेख ग्रेड 18 के अफसर हैं और उन्हें नैब ने 3 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम और जाली तरीके से असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। नैब की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 1 करोड़ 73 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड्स, 18 ग्रेड अफसर की बात हो रही है जिसकी तनख्वाह 1 से 1.5 लाख रुपए, मगर 1 अरब 73 करोड़ रुपए के सिर्फ प्राइस बॉन्ड, 37,000 सऊदी रियाल, तकरीबन 3 किलोग्राम सोना, 9 गाड़ियों के कागजात और 4 गाड़ियां, महंगी घड़ियां और डीएचए कराची में वाकया 2 बंगलों के कागजात बरामद हुए। नैब के मुताबिक डीएचए कराची में मुलजिम के नाम 2 प्लॉट्स भी हैं और मुलजिम मुश्ताक अहमद ने हाला में 37 एकड़ रकबे पर मुहित फार्म हाउस भी बनाया हुआ है। नैब ने उनके घरों, फार्म हाउसेस और शादी हॉल्स पर छापे मारे, जहां से अरबों रुपए मालियत की नकदी, सोना, प्लॉट्स के कागजात, गाड़ियां और दीगर चीजें बरामद हुई। नैब के मुताबिक मुलजिम मुश्ताक अहमद शेख को खुसूसी टीम ने 26 फरवरी को हैदराबाद से गिरफ्तार होने वाले रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ खानजादा और उनके बेटे पुलिस कांस्टेबल आरिफ यूसुफ की निशानदेही पर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2.25 अरब रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत गाड़ियां, प्राइस बॉन्ड्स और सोना, कीमती अशिया और शादी हॉल के अलावा मुख्तलिफ प्लॉट्स के कागजात भी बरामद हुए। नैब ने हैदराबाद में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास महकमा तालीम के ऑफिस सुपरिटेंडेंट बच्चू मल के घर पर छापा मारकर 285 मिलियन रुपए यानी तकरीबन 28.5 करोड़ रुपए मालियत की प्रॉपर्टी के दस्तावेजात और प्राइस बॉन्ड के साथ साथ जाली भर्तियों के ऑर्डर बरामद कर लिए। नैब सिंध के मुताबिक 16 ग्रेड के ऑफिस सुपरिटेंडेंट के घर से 7 करोड़ रुपए की ट्रेजरी बिल, 4 करोड़ के प्राइस बॉन्ड, 9 करोड़ से जायद की जायदाद की दस्तावेजात मिली, जबकि 25 लाख मालियत की 2 गाड़ियां भी बरामद की गई। आपको याद दिला दें कि मेगा करप्शन की ये कोई पहली दास्तान नहीं। इससे पहले गुज़िश्ता साल 6 मई को बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को भी नैब हुक्काम ने बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद मुश्ताक रईसानी के घर पर छापे के दौरान 73 करोड़ रुपए के नोट, 4 करोड़ रुपए का सोना, प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट्स, डॉलर और पाउंड्स की घड़ियां और मुख्तलिफ जायदादों के कागजात मिले थे। इस वक्त इतनी बड़ी रकम गिनने में नैब के एहलकारों को 7 घंटे से उस वक्त जायद वक्त लग गया था। पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी के साथ प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट गिनने के लिए स्टेट बैंक से मशीनें भी मनवाई गई थी और उसके बाद एक प्ली बार्गेन का वाकया हुआ जिस पर शदीद तनकीद भी हुई। फिर बात की गई कि इन कवानीन को बदला जाएगा, मगर जो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन होती है वो उस तरीके से पकड़ी क्यों नहीं जाती। ग्रेड 18 का अफसर इतनी ज़्यादा करप्शन करने का, ग्रेड 16 का अफसर करोड़ों रुपए की करप्शन करने की सलाहियत कैसे रख लेता है और उसके बाद उसकी पकड़ भी इस तरीके से क्यों नहीं होती। ना मीडिया ट्रायल होता है, ना ही अदालतों में केस चलते हैं, ना ही नैब की तरफ से उस तरीके से कार्रवाई होती है। और क्या ये पहला वाकया है और इसको रोका जा सकता था? हमारे नुमाइंदे हामिद शेख मौजूद हैं, जियो न्यूज़ हैदराबाद से नुमाइंदे हैं। हामिद शेख, ये बताइएगा, ये बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, क्या इनको रोका जा सकता था? कोई माजी में ऐसी मिसाल थी कि कार्रवाई हो जाती और रोका जाता, या बस एक कार्रवाई हो गई और ये सारा मामला पता चल गया?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 2012 में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैदराबाद के अंदर एक अफसर थे सिकंदर अबड़ो। सबसे पहला केस 2012 में ये हुआ था, उन्होंने 50 करोड़ रुपए की जाली बोगस के करके उन्होंने करप्शन की थी। और सिकंदर अबड़ो को तकरीबन 37 करोड़ रुपए पहले बार्गेनिंग के नेब को अदा किए। उसके बाद वो तकरीबन 1.5 साल तक इसी पोस्ट पर रहे। उसके बाद से फिर ये इनको बाकायदा 1.5 साल तक इसी पोस्ट पर रहे। उसके बाद जो मुश्ताक शेख जो है, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर थे। तकरीबन 3 अरब रुपए की करप्शन तो अब तक साबित हुई है, लेकिन हैदराबाद ही की ये कहानी नहीं बंद रुकती है। इससे आगे जिला दादू जाम शोरों में भी इसी किस्म की ये एक सिलसिला जो है वो करप्शन की कार्रवाई इस पर नेब में चल रही है। टंडो अलियार में ये कहानी चलेगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस मुश्ताक अहमद शेख को जो गिरफ्तार किया गया, एक वक्त में जब करप्शन के बाद जब दोबारा इसको बहाल किया गया, तो सिंध गवर्नमेंट के अफसरान ने जो है बजाय इसको बरतरफ की इंक्वायरी करने के बजाय इसको डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अलावा डिस्ट्रिक्ट बदीन और टंडो अलियार का इजाफी चार्ज भी दे दिया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ एक मामूली केस नहीं बल्कि इसके पीछे बाअसर शख्सियात के अलावा अफसरान भी शामिल है। होना तो ये चाहिए था कि इस पूरी के जो महकमा ट्रेजरी डिपार्टमेंट करप्शन के हवाले से तो जो जिम्मेदार बेसिकली तो AG सिंध अकाउंटेंट ऑफिसर है जो जवाबदार। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी आती है कि उनके डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में किस तरह की करप्शन है। कोई एहतसाब का अमल नहीं है, करप्शन हो रही है तो होने दी जाए। ये सिलसिला पूरे सिंध के अंदर अगेंस्ट नेब कुछ जो इंक्वायरी के तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट की इंक्वायरी इस वक्त नेब कर रहा है। लेकिन जहाँ तक जो अपनी इतलात के मुताबिक गुफ्तगू जो हमारी नेब से हुई है, उनका कहना था कि अरबों रुपए की करप्शन लोगों ने अफसरान ने की है और अरबों रुपए के ही असासे इन्होंने बनाए जिनके खिलाफ तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया। आमिर शेख बता रहे थे कि अब कुछ ज़िलों में कार्रवाई ज़रूर हो रही है, मगर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए महज एक प्ली बार्गेन करके इसको ख़त्म ना करने के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि कौन कौन इससे मुंसलिक है। पॉलिटिकल बॉसेस अगर मुंसलिक है, सियासतदान इस करप्शन के साथ मुंसलिक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस किस का आशीर्वाद मौजूद था इस करप्शन में। इतने अरबों रुपए की करप्शन अगर एक सरकारी अफसर 18 ग्रेड का कर गया, महज इस मामले को दबाया ना जाए। अच्छी कार्रवाई की है नैब ने, मगर इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, जो इससे मुंसलिक है उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना और ऐसे इकदामात करना कि वो करप्शन जो मंजर आम पर नहीं आ पाती, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का हिस्सा नहीं बन पाती, यानी सरकारी अफसरान की यानी ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, उस पर बाकायदा तौर पर नज़र हो और सरकारी अफसरान ईमानदारी से काम करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिली, मगर अब तक दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि दहशतगर्द तैयार करने वाली सोच के खात्मे के लिए अब तक ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। बार बार बात की जाती है कि दहशतगर्दों से आप निमट सकते हैं, उनसे लड़के, मगर इंतहा पसंद सोच से निमटना लाजमी है अगर दहशतगर्दी से निमटना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहा पसंदाना सोच का खात्मा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंतहा पसंदाना सोच बाकी रहेगी तो दहशतगर्दी का खदशा बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें तो ज़रूर हो रही हैं, मगर इंसदाद इंतहा पसंदी की कोशिशों में कमज़ोरी ज़रूर दिखाई देती है। जो काम रियासत ने करना है, हुकूमत ने करना है, इसकी तवक्को क्या सिर्फ उलमाए कराम से लगाई जाए या दोनों ने मिलकर करना है, मगर पहली जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हफ्ते को उलमाए कराम से खिताब में दहशतगर्दों के हवाले से इस्लाम का हकीकी बयानिया जारी करने की अपील की। पहली दफ़ा है कि मुल्क में वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर आज़म की सतह पर, एक सीनियर सियासतदान की सतह पर एक ऐसी बात की गई है, संजीदा बात की गई है कि एक बयानिया की ज़रूरत है। इंतहा पसंदाना सोच से निमटने के लिए बयानी की ज़रूरत है, मगर क्या महज बयान से काम चलेगा? क्या कह रहे थे मैं साहब? कहता हूँ कि हमें फतवों से आगे निकलना और कौम के सामने दीन का मुतबादिल बयानिया रखना है। वो बयानिया जो हमारे इस्लाफ ने पेश किया था, जिन्होंने मस्जिद और खानका को अमन का मराकज़ बनाया, जिन्होंने मज़हब के नाम पर फसाद की मज़म्मत की, जिन्होंने मजहबी आज़ादी को इंसान का बुनियादी हक समझा, जिन्होंने कुरान और सुन्नत के हकीकी पैगाम को इंसानों के सामने रखा, यही इस्लाम का हकीकी बयानिया है। आज ज़रूरत है कि ये बयानिया अवाम के सामने रखा जाए, इसकी असास पर मुआशरा साजी की जाए, मदारस की तालीम इस बयाने की बुनियाद पर इस्तवार हो, मस्जिद के मेंबर से इसे पेश किया जाए, इस बयाने की बुनियाद पर नई नस्ल की दीनी तरबियत की जाए और लोगों को बताया जाए
कि वो मुआशरा मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं जिसमें मसलकी इख्तलाफात की वजह से इंसानों को कत्ल कर दिया जाए, जहाँ अक़लियतें ख़ुद को गैर महफूज समझें, जहाँ मज़हब इख्तलाफ और तफ़रक़े का सबब बन जाए। ये काम उलमा कराम का है। ये आपका काम है कि समाज को इस बयानिए की गलती से आगाह करें। बहुत ही अहम और वाज़ेह बयान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से दिया गया और अहम बात है कि रियासत में हुकूमत पाकिस्तान में आला तरीन सतह पर इस बात की क्लैरिटी हो कि पाकिस्तान ने इस मामले से निपटना कैसे है, और वो क्लैरिटी मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान की हो। मगर सवाल ये उठता है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया तैयार कौन करेगा? क्या ये उलमा कराम की जिम्मेदारी है या फिर रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? रियासत अपनी पॉलिसी से अपना बयानिया तैयार करती है, फिर इस पर अमल दरामद कराती है, महज लाउड स्पीकर के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर, या फिर नफरत अंगेज तकरीर, बयान और लिटरेचर पर पाबंदी लगाकर क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो जाती है? रियासत का किरदार क्या यही होता है? इससे आगे भी किरदार होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि 80 की दिहाई में अगर रियासत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया और वो अफ़गान जिहाद के हवाले से था, तो उसके बाद वही पॉलिसी हमें नज़र आई, वही पॉलिसी उलमा दीन की तरफ से भी नज़र आई, और उसके बाद अगर सन 2000 के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासत ने कहीं ना कहीं पॉलिसी अपनाई तो उलमा कराम ने भी दहशतगर्दी खुदकुश हमलों के खिलाफ फतवे दिए। कैसे आगे बढ़कर रियासत को अपना बयानिया क्लियर करने की ज़रूरत है और फिर उलमा से ताउन मांगने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, जिन्होंने हालिया तौर पर इस पर तफसील से लिखा भी है कि क्या रियासत का बयानिया होना चाहिए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ माजी में भी लिखते रहे हैं, खुदकुश हमलों के खिलाफ भी लिखते रहे हैं। बात करेंगे जावेद अहमद गांधी साहब से, जिनकी बड़ी क्लियर एक मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से। 80 की दिहाई में भी वो ये कहते रहे कि अफ़गान जिहाद का जो मामला है ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। फिर हालिया तौर पर जो दाइश के मामलात रहे, इसमें भी वो लिखते रहे कि दाइश एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगी अगर इससे मुसलमान ममालिक ने मिलकर ना निपटा और काउंटर नैरेटिव ना डेवलप किया। सबसे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हालिया तौर पर लिखा भी है इस हवाले से, माजी में भी आपकी इस हवाले से एक पोजीशन रही है। उलमा कराम मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है एक काउंटर नैरेटिव के लिए, एक बयानिया के लिए, इंतहा पसंदी से निमटने के लिए। आप समझते हैं रियासत की जिम्मेदारी है, उलमा कराम की जिम्मेदारी है, दोनों ने मिलकर काम करना है? कैसे इस दहशतगर्दी से निपटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क का निज़ाम किस तरह चल रहा है। और फिर अभी मैंने रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम सुना और मैंने मदर अब्बास साहब को टेलीफोन किया कि ये जो तजियाकार नामी मखलूक क्या होती है कि जो न पढ़ते हैं न अखबारात को पढ़ें और आगे बैठ के तब से शुरू कर दें। तजिया के माना तो ये होते हैं कि एक एक चीज के एक एक जुज़ को आप स्टडी करें और उसके बाद आप राय दें। चंद दिन पहले हमने 2015 अक्टूबर में बयानिया तरतीब दे के तमाम तंजीमात से एग्री करा के गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वजीर दाखिला थे, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राही शरीफ साहब थे, जनरल रिजवान अख्तर थे। हमने कहा कि हम मरतब करेंगे, आपको देंगे, उस पर आपको कोई रिजर्वेशन हो, इनपुट हो तो हमें शेयर करें, हम उसको भी देखेंगे। हमने खुद मुरतब किया और उस वक्त नेक्टा कोऑर्डिनेटर एहसान गनी साहब थे, उनको दिया। फिर वो डंप हो गए 1.5 साल। फिर अचानक पता चला कि उन्होंने किसी और लोगों को बिठा के मीटिंग बुलाई है। तो अगर तो वो मजहबी तबकात से रिलेटेड बयानिया मतलूब है तो फिर हमने बनाया था, अगर हमें एड्रेस करना है तो फिर हम हमारे साथ बात करें। चुनांचे मैंने दुनिया अखबार में 2 किस्तों में बैकग्राउंड के साथ अपना पूरा बयानिया छाप दिया, जिसको हमारे तमाम उलमा ने ओन किया। और अभी रिसेंटली 6 मार्च को कौमी सलामती की मुशीर जनाब जनरल नासिर खान जंजुआ के साथ मीटिंग हुई। उनको भी नहीं पता था, तो मैंने फिर उनको भेजा कि आप इसको देखिए, इसको पढ़ें। और उस जमाने में भी कहा था कि डीजी ISI जो है, अगर उनको कोई इस बारे में रिजर्वेशन है तो वो हमें शेयर करें।
न तो वहां से कोई पेशरफ्त हुई, और फिर जैसे लोग सोकर उठते हैं और कह देते हैं ये कोई नया बयान ही आना चाहिए, किसी हिसाब से तकरीर लिखवा देते हैं और पढ़ के सुना देते हैं। मीडिया का हमारा हाल ये है, मीडिया के माने अवेयरनेस देना है, मीडिया के माने ये नहीं है कि जहालत में रखना है। तो इतने लोग बैठ के तज्जिए कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि कम से कम सामने प्रेस को तो पढ़ें कि भाई कोई चीज हुई है, हाँ उस पर आप कमेंट्स दें कि साहब इसमें फला चीज की कमी है, ये फला को इंडक्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, एक तरफा बातें मीडिया पर भी हो रही हैं, या हुकूमत का कोई जिम्मेदार किसी से तकरीर लिखवा के आके सुना के चला जाता है, और सब बातें इररिलेवेंट होती हैं। मतलब ये जो आप बात करें बड़ी अहम है कि हमने अगर कोई बात कर दी है तो उस पर बहस कीजिए, उसमें अगर कोई बात से डिसएग्रीमेंट है तो उस पर बात कर ली जाए। यानी अगर रियासत पाकिस्तान कोई पॉलिसी बनाए इंतहा पसंदी से निपटने के लिए, दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे, उलमाए कराम मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? तमाम एस्पेक्ट्स को हमने एड्रेस किया, कोई एक नहीं छोड़ा हमने, और विद ऑल क्लैरिटी हमने अपना मौकिफ दिया। फिर अचानक आके बैठेंगे कुछ मीडिया के माहिरीन बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको मजहबी सूरतों से शायद नफरत है, तो कोई मौजू ना मिले तो इसको लेके बैठ जाएंगे। भाई आप पढ़ें तो सही चीजों को, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो लिल्लाह मुझे बताइए कि जिस शख्स ने किसी रेलेवेंट चीजों को पढ़ा भी नहीं है उसको हक पहुंचता है कि बैठ के तजिया करे। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बहुत शुक्रिया, हम सब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा मैंने तफसील से इस हवाले से लिखा है, अगर रियासत उस पर अपना इनपुट दे, हमारे साथ बात करे, और अगर उसमें किसी चीज़ से एग्री नहीं किया जाता तो बैठकर बात की जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुल्क में एक बयानिया जो है वो हो और बाकायदा तौर पर रियासती सतह पर उसको एडॉप्ट किया जाए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बजाय इसके कि उसको उलमाए कराम पर छोड़ दिया जाए। माजी में जो पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल का सामना है, रियासत ने एक पॉलिसी बनाई थी और उसके बाद वो मामलात आगे बढ़े, और उलमाए कराम की तरफ से भी अगर बात आगे बढ़ाई गई, ऐसा नहीं है कि रियासत ने पॉलिसी फॉलो की थी, उलमाए कराम ने पॉलिसी बना दी थी। तो रियासत की एक बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है जो कि बात की जा रही है। जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद है। गामदी साहब बहुत शुक्रिया। गामदी साहब आप ज़ाहिर है आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप मुसलसल चाहे वो 70-80 की दिहाई में हो, आप कहते रहे कि जिहाद के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं मुस्तकबिल में मसाइल का शिकार होंगी। फिर दाइश का जो मामला है इस पर आप बहुत ज़्यादा जोर देकर कहते रहे हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा को ज़रूरत है कि एक बयानिया बनाया जाए, काउंटर नैरेटिव डेवलप किया जाए, आप उसके को बयान भी करते रहे हैं। अब जबकि वज़ीर आज़म एक बड़ी क्लियर पोजीशन ले रहे हैं, तो ये किस तरीके से हो, रियासत पाकिस्तान बयानिया बनाए या उलमा ने फ्रॉम द फ्रंट लीड करना होगा? इस सारे के सारे मामले पर उलमा की जिम्मेदारी है। ये फिक्री चीजें उलमा ही पेश करते हैं, असलन तो ये उलमा ही की जिम्मेदारी थी। लेकिन इस वक्त जो बयानिया राइज है जिसकी बुनियाद पर ये इंतहा पसंदी पैदा होती है, उलमा उस बयानिए ही को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, अरसे से उसी बयानिए की असास पर लोगों की तरबियत कर रहे हैं, तो वो अपने ही बयानिए के खिलाफ एक बयानिया कैसे देंगे? मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अभी हाल में एक तफसीली मजमून लिखा है और उन्होंने उन तमाम निकात पर गुफ्तगू की है जो आप इस वक्त बयान कर रहे हैं। उलमा में से कोई भी ये नहीं कहता कि लोगों को बम चलाने चाहिए, कोई भी ये नहीं कहता कि उनको मारना चाहिए। असल मसला उन बुनियादी हकायक का है जिन पर हमारा मजहबी फिक्र या रिलीजियस थॉट खड़ा है, उनको कोई मौजूए बहस बनाने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर ये कि क्या पाकिस्तान एक कौमी रियासत है, तो कौमी रियासत इस्लाम की रूह से जायज़ है? क्या मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में एक ही हुकूमत कायम करें और वो खिलाफत के नाम से हो? क्या मुसलमानों को शिर्क और कुफ्र को दुनिया से मिटाने पर मामूर किया गया है? हमारा गैर मुस्लिमों के साथ क्या मामला है? हम बाहमी तौर पर दुनिया में उनके साथ रह सकते हैं या उनके खिलाफ हमें बरसरे जंग होकर रहना है? लोगों पर दीन के निफाज का क्या मतलब है? यानी दीन पर अमल करना हर शख्स की जिम्मेदारी है, मेरी भी, आपकी भी, हुक्मरान की भी। लेकिन क्या हुकूमत को यह हक दिया गया है कि वो तमाम अखलाकी मामलात में दीन के अहकाम लोगों पर लागू कर दे और रियासत की ताकत से लागू कर दे? ये वो चीजें हैं, मैंने मिसाल के तौर पर अर्ज किया,
जो इंतहा पसंदी का तस्वुर पैदा करती हैं, जिनकी बुनियाद पर दहशतगर्दी होती है, जिनकी बुनियाद पर तालिबान और दाइश किस्म की तंजीमें वजूद में आती हैं, जिनकी बुनियाद पर जिहाद की एक खास इंटरप्रेशन होती है, इनको कोई शख्स मौजू बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल जब हो तो आप उलमा से क्या कहेंगे? क्या यानी वो ये बात तो कह रहे हैं, अरसे से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए, किसी शख्स को इस तरह बेगुनाह लोगों को नहीं चाहिए, ये सब बातें उलमा हमेशा से कह रहे हैं। इसको आप फिर मान लें कि ये बयानिया काफ़ी है। असल में ये काफ़ी नहीं है, और जब ये नहीं है तो उन बुनियादी सवालात का जवाब मिलना चाहिए। फिक्री सतह पर तो वो उलमा ही देंगे, लेकिन अगर उलमा न दे रहे हो तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, अपना नुक्ता नज़र इस मामले में वाज़े करे, और फिर जो कुछ भी उसको कहना है पूरी जिम्मेदारी और पूरे एतमाद के साथ कहे। मतलब मगर रियासत ज़ाहिर है, जब रियासत की एक लंबे अरसे तक पॉलिसीज़ रही हों तो अक्सर आप अपनी पॉलिसीज़ का ही विक्टिम बन जाते हैं, उसको काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। मगर जब काउंटर नैरेटिव के लिए बात हो रही है तो क्या ऐसे इक़दाम होने चाहिए? जैसे मैं कह रहा था कि जिहाद के हवाले से 70-80 की दिहाई में या फिर दाइश के हवाले से तो आपने बात की, मगर क्या ऐसे नकात हों अहम इनके अलावा जिस पर रियासत अगर फौरी तौर पर कार्रवाई करे और काम करे तो आप कहेंगे कि हाँ जी ये दहशतगर्दी के खिलाफ तो हो रही है कार्रवाई, मगर इंतहा पसंदी को काउंटर करने के लिए ये काउंटर नैरेटिव है जो रियासत ने करना शुरू किया, ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आप कहेंगे? मैं इसके सिवा दो बातें और कह रहा हूँ, और कई बरस से कह रहा हूँ। एक ये कि हमारे यहाँ पहले 12 साल की तालीम ब्रॉड बेस होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए। मुझे बताइए ये काम करने में क्या रुकावट है? यानी ये मैं अर्ज कर चुका हूँ इससे पहले कई मरतबा कि हर बच्चे का बुनियादी इंसानी हक है कि उसको पहले 12 साल की तालीम ब्रॉड बेस दी जाए। दुनिया में किसी जगह आप इसकी इजाजत नहीं देते कि किसी बच्चे को आप 5 साल 7 साल की उम्र में किसी शोबे का माहिर बनाने के लिए किसी स्कूल में भेज दें। आप डॉक्टरों को इस मकसद के लिए किसी स्कूल में नहीं भेजते, आप इंजीनियरों को नहीं भेजते, लेकिन दीन के उलमा ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो पहले 12 साल की ब्रॉड बेस तालीम, अमूमी तालीम, वसीउल बुनियाद तालीम, ये करने के लिए हमारी रियासत में कोई बलबूता नहीं है, वो नहीं कर सकी अभी तक। अच्छा, मैंने बारहा ही अर्ज किया कि जामे मस्जिद रियासत के कंट्रोल में होनी चाहिए। दुनिया भर में रियासत के कंट्रोल में है, मलेशिया में रियासत के कंट्रोल में है, अरब ममालिक में रियासत के कंट्रोल में है, हमारे मुल्क में नहीं है। रियासत ये इकदाम नहीं कर सकी तो ये बयानिए की तवक्को आप कहाँ करते हैं? यानी रियासत आगे बढ़ के लोगों को बताएगी कि इस्लाम में कौमी रियासत कायम करना कोई कुफर नहीं है। हमारी रियासत ये कहेगी कि इर्तिदाद और शिर्क और कुफर के खिलाफ इस तरह का जंगो जदाल बर्पा कर देना ये इस्लाम का मुतालबा नहीं है। ये रियासत इस तरह के फिक्री मामलात में कोई स्टैंड ले ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन कब लेगी और कहाँ लेगी ये कोई आसान काम नहीं। मैंने तो आसान बातें बताई हैं, उन पर भी रियासत अमल करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। जावेद अहमद गांधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे रहे थे। रियासत की बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस मामले में फ्रॉम द फ्रंट लीड करे। अगर नैरेटिव काउंटर नैरेटिव पैदा करना है, एक कौमी बयानिया बताना है इंतहा पसंदी से निपटने के लिए, तो महज बयान नहीं, बयान अगर एक क्लैरिटी के साथ दिया गया है तो मियां नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़कर एक्शन भी दिखाना चाहिए और रियासत के तमाम इदारों को, ताकि मुल्क मुस्तकबिल में इस आफत से, इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की आफत से निपट सके। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे इस्लामाबाद में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट के हवाले से मुनक़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की। एशिया की ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन से ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट का समाजी इंसाफ और जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार के मौजू पर खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस मुआशरे में बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। ख़वातीन को गुर्बत और खौफ की फ़िज़ा से निकालना वक्त की ज़रूरत है। मरियम ने ख़वातीन को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद जैसे मसाइल का ख़वातीन सामना कर रही हैं। We must not trivialize the problems faced by women. ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना है। वो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। ज़िंदगी, सेहत, तालीम, मौशी मौक़े और समाजी आज़ादी से मुतालिक
हमें मानना होगा कि मुआशरे की जिम्मेदारी है कि वो ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना किरदार के लिए मौक़े फराहम करे। हमें इस खला को समझना है। नज़रअंदाज की जाने वाली कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रियासत की मदद करना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे मुआशरे की तामीर करे। सब पाकिस्तानियों को सिन्फ, उम्र और मज़हब की तफरीक के बिना उन्हें वो मुकाम दिया जाए जिसके वो मुस्तहिक हैं। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ सब के लिए इंसाफ, सोच की आज़ादी, इंतखाब की आज़ादी और पुरअमन जिंदगी हो। कितनी अजीब बात है, मस्बत बात कर रही है मरियम नवाज साहिबा, मगर एक तरफ खवातीन के हकूक की बात की जा रही है, उनके किरदार को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन उन्हीं की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट मुखालिफ जमात के रुकन के घर की खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो खामोश रहती हैं। मरियम नवाज साहिबा आमतौर पर बड़ी वाज़ेह पोजीशन लेती हैं, ट्वीट्स करती हैं, मगर इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ये कैसा तजाद है? नून लीग के जावेद लतीफ़ की तहरीक इंसाफ के मुराद सईद के साथ पार्लियामेंट में तकरार हुई, झगड़ा पार्लियामेंट के बाहर भी हुआ। मामला जो कुछ भी था, जावेद लतीफ़ ने मुराद सईद के घर की खवातीन के लिए मायूब अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन नून लीग की जानिब से ऐसे बयान पर जावेद लतीफ़ के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात, ना ही मुआज़रत की गई, ना ही वाज़े अल्फाज में मजम्मत की गई। महज एक शख्स ने अगर वाज़े तौर पर इसके खिलाफ बात की तो वो एहसन इकबाल साहब हैं, वरना जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ ने वाज़े तौर पर यह कहा कि मुझे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, उसमें यह भी कहा कि जो इल्ज़ाम मैंने लगाया वो दुरुस्त था या गलत, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। साद रफ़ीक साहब सीधे हाथ पर थे, वो कुछ ना बोले। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो सोशल मीडिया पर बड़ी मुतहर्रिक रहती हैं, ट्विटर पर हुकूमती कारनामों से मुताल्लिक पैगामात देती रहती हैं, वो इस वाक़े पर मजम्मत के उन्होंने मुकम्मल तौर पर कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया। ये एक पाकिस्तान में रिवायत चल पड़ी है कि मर्दों को अगर किसी से बदला लेना हो, तजलील करनी हो, तो उसकी तजलील के लिए उनके घर की खवातीन के खिलाफ बयान दे दो। तो अगर हौसला लड़ने का रखते हैं लेकिन उसके लिए तौहीन औरत की करते हैं। लड़ाई हो रही थी मुराद सईद से, मुराद सईद के ज़ाती किरदार पर कोई बात नहीं, मुराद सईद के हवाले से उनके सियासी किरदार पर कोई बात नहीं, हमला कर दिया तो घर की खवातीन पर। ऐसे बयानात और खवातीन की तौहीन का मामला पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से पहली बार देखने को नहीं मिला। कुछ दिनों पहले सिंध असेंबली में सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज इमदाद पताफी ने नुसरत सैर अब्बासी के खिलाफ ना मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए और क्या कह रहे थे, जरा देखिए। कंपनी खर्च कर दिया या सिंध गवर्नमेंट खर्च कर दिया? कंपनी में गवर्नमेंट पैसे डालती है, वे बनाते हैं। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैडम साहबा को समझ नहीं आ रही। पता नहीं किसी को कैसे पता चला कि रॉकेट मिनिस्टर है, या तो रॉकेट उसने देखा है या कोई ऐसी जुमले ना कहे जाए जो हम मजबूर हो जाए जवाब देने पे। किसी ने कल ये टीवी पे कह चुकी है कि मौसम आशिकाना है। मैं चाहती हूँ कि मिनिस्टर साहब पढ़कर सुनाएं इस आंसर को, मुझे मुश्किल हो रही है पढ़ने में। मैडम रस्सी जल गई, बल नहीं गया, एक ही बची है और इसको सिर्फ काविश अखबार में आना है कि मेरा फोटो छपे। ये इस असेंबली की ड्रामा क्वीन जिसको हर सूरत टीवी पे आना है। आप तशरीफ रखे ड्रामा क्वीन में पढ़ लो या मेरे चेंबर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दो। आप खामोश हो गई तो असेंबली का अवसर खत्म हो पढ़िए। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप। ये कौन सा तरीका है कि चैम्बर में आए? जिस मैंने खेज अंदाज में कही जाती है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। चैम्बर का नाम लेना जरूरी है, वो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को कोई ठीक नहीं कर सकता। दूसरे मिनिस्टर को अपनी मिनिस्ट्री देख लेनी चाहिए। उसकी जो मिनिस्ट्री आज तक हमें पता नहीं कि उसको मिनिस्ट्री क्या मिली हुई है, बेचारा मिनिस्टर बन के झंडे लटका घूम रहे। जेके भी रूल्स हैं, वो है ना तहरीक। उनका माइक बंद है, माइक बंद के बावजूद बोल रहे हैं, तो फिर हम भी बोलेंगे। मैं मेहरबानी करती हूँ और कोई सप्लीमेंट बाद में इसका रद्द-ए-अमल पार्टी की जानिब से आया। मेंबर खवातीन ने मजम्मत की, शर्मिला फारूकी साहिबा ने वाज़े तौर पर मजम्मत की, बख्तावर भुट्टो जरदारी ने मजम्मती बयान जारी किया। हालांकि नुसरत अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमात की थी। बख्तावर भुट्टो, बिलावल भुट्टो की जानिब से मजम्मत की गई। इम्ताद पताफी के लिए शो कॉज नोटिस जारी हुआ। जून 2016 में कौमी असम्बली के इजलास में इससे पहले भी मामला हुआ था, मगर इस मामले पर भी इमदाद पताफी ने माफ़ी ही मांगी। पार्टी ने खैर एक्शन नहीं लिया, मगर नुसरत सैर अब्बासी साहब ने उन्हें मुआफ़ कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब के दौरान शीरी मजारी साहिबा के एहतजाज करने पर उन पर तनकीद की बौछार कर दी। उनके लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। किसी ने शेरी मजारी को आंटी कहकर भी पुकारा और शेरी मजारी का मजाक वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब ने भी उड़ाया था। देखिए, मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब को खुद डांटना चाहिए था ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ आते हैं और बोलना शुरू करते हैं, माहौल खराब करते हैं वो असेंबली का। आज के मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ।
ख्वाजा आसिफ लगता है आती सिर्फ है माहौल खराब करने के लिए असेंबली में। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला ने टेलीविजन टॉक शोज के दौरान भी इस किस्म की बातें की। मारवी सरमद के साथ सलूक नामुनासिब था। शिकवा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ऐसे वाक़यात की मजम्मत नहीं की गई, और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात खुद ऐसे वाक़यात की मजम्मत नहीं करेगी, मजम्मती बयान तक जारी नहीं करेगी, मरियम नवाज साहिबा जिनसे तवक्को की जा रही थी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजर गए कि वो कम अज़ कम इस बात की मजम्मत करेंगी कि ख़वातीन को झगड़ा हो रहा है 2 मर्दों के दरमियान, घरेलू ख़वातीन को इसका टारगेट ना किया जाए, इस कल्चर के ख़िलाफ़ बात करेंगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कार्रवाई का मुतालबा करेंगी। वो मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आई हैं। आज ज़रूर खिताब कर रही थी, ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रही थी, मगर अपनी ही पार्टी के रहनुमा की तरफ से जो घरेलू ख़वातीन के ख़िलाफ़ कीचड़ उछाला गया उसके हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुकम्मल खामोश हैं। और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि ये तासुर है, ये बात मानी जाती है कि नून लीग में जो हालिया तब्दीली आई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब में हालिया जो तब्दीली आई है, उन पर बात होती थी कि वो कंजर्वेटिव एक सियासतदान हैं, एक प्रोग्रेसिव सियासतदान बने हैं। उसमें मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा किरदार है, उनका बहुत ज़्यादा किरदार है अपने वालिद साहब में ये तब्दीली लाने में, नून लीग में तब्दीली लाने में, मगर उनका खुद खामोश होना सवाल उठा रहा है कि क्या तब्दीली महज ज़ाहिरी है या नून लीग इन वैल्यूज़ पर यकीन भी रखती है, या फिर नून लीग की रिवायत वही है जो 90 की दिहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से या दूसरी ख़वातीन के हवाले से बात कर देना और उसके बाद पार्टी के अंदर कोई एहतसाब ना होना, कोई अकाउंटेबिलिटी ना होना। ठीक है, अगर दूसरी जमातें भी इस किस्म की बात करती हैं या फिर खान साहब की तरफ से कुछ बयानात पर तनकीद की जाती है नून लीग की तरफ से, मगर क्या नून लीग का ख़वातीन के बारे में रवैया इस बात से मुंसलिक है कि दूसरी जमात किसी के हवाले से क्या पार्टी करती है? अब क्या इस हवाले से कार्रवाई होगी? आज पार्लियामेंट में ज़रूर इस हवाले से कार्रवाई हुई, दोनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मुराद सईद को 2 दिन की मुअत्तली का सामना है, जावेद लतीफ़ को 8 दिन की मुअत्तली का सामना है। पार्लियामेंट तो अपनी जगह, लेकिन खुद नून लीग को ने क्या मिसाल इस हवाले से कायम की? मारवी सरमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मारवी, बहुत शुक्रिया। दूसरी जमातों में बहरहाल ख़वातीन ने आवाज़ उठाई है। शर्मिला फारूकी साहिबा उस वक्त बोली थी, मुख्तावर भुट्टो जरदारी बोली थी, आसफा ने आवाज़ उठाई थी। हालिया मामले पे भी एक पार्टी में शमूलियत मरवत साहब की हो रही थी तो बड़ा क्लियर उनका मौक़िफ़ था। नून लीग में वो बात नहीं नज़र आई, वो क्लियर मौक़िफ़ नज़र नहीं आया। घरेलू ख़वातीन को फ़ौरन निशाना बना दिया जाता है। आप समझते हैं, आप तवक्को करती थी कि मरियम नवाज साहिबा या नून लीग से इस पर रद्द-ए-अमल की जो बड़ी प्रोग्रेसिव इस वक्त पार्टी क्लेम कर रही है अपने आप को? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। जी बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और मेरी दरख्वास्त यही होगी मरियम साहिबा से कि वो ज़रूर इस बात पर लबकुशाई करें। लेकिन यहाँ मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इस बात को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी शाहजेब साहब कि जब भी ख़वातीन की बात होती है तो चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के जो मर्द हजरात हैं ख़ास तौर पर, वो ख़वातीन को बिल्कुल एक कोलेट्रल डैमेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी सियासी चालें चलने के लिए ख़वातीन के ऊपर हमले करते हैं। अब ये जो पीटीआई के हमारे जेंटलमैन हैं, ये मुतालबा तो मरियम से कर रहे हैं कि वो भी माफ़ी मांगे, अगरचे जावेद लतीफ़ ने माफ़ी मांग ली है और उन्होंने जो भद्दी बात की है, जो इंतहाई गलीज़ बात की है, उसको कोई जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, वो तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन क्या कभी इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी है? मरियम नवाज साहिबा के बारे में उनकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा? उनकी पार्टी ने तो यानी और आप पीएमएलएन की बात कर लें तो उन्होंने बीबी के बारे में क्या क्या नहीं, कभी पीएमएलएन ने उसकी माफ़ी मांगी? बहुत शुक्रिया। जैसा कि मारवी सरमद साहिबा बता रही थी कि जो कोलेट्रल डैमेज है वो ख़वातीन को बना देना, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे दूसरी जमातें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस कल्चर को के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इस कल्चर को ना डेवलप होने दें। और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जैसा कि हम कह रहे हैं कि तवक्को थी कि वो इस पर बड़ी वाज़ेह पोजीशन लेंगी, मगर वो इस हवाले से खामोश नजर आई। एक और ख़बर पे बात करेंगे इसके बाद। बात करेंगे एक बैनुल-अक़वामी खबर की। क्या तुर्की पूरे यूरोप में तनहा होने जा रहा है? सदारत के इख्तियारात में तौसी के लिए रेफरेंडम तुर्की में होना है, मगर कशीदगी यूरोप में है। पहले हॉलैंड, फिर जर्मनी और अब डेनमार्क भी तुर्की के खिलाफ खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक तुर्की के खिलाफ सफ़बंदी कर लेंगे। कुछ अर्से पहले तुर्की को रूस के साथ शदीद इख्तिलाफात का सामना था, मामलात बेहतर हो गए और अब ऐसा लगता है कि शाम में तुर्की रूस के ज़्यादा करीब है, अपने नेटो और अमेरिका के ममालिक से ज़्यादा दूर है। और अब ये मामला सियासत की वजह से पैदा हुआ है, ना ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से। सिफारती कशीदगी बढ़ रही है। एक रैली से रोकने पर
तुर्की और यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में सिफारती कशीदगी उरूज पर है। तुर्क सदर के इख्तियारात में इजाफे के लिए रेफरेंडम की मुहिम यूरोपीय ममालिक में चलाई जा रही है और इसी सिलसिले में तुर्क सिफारत खाने ने हॉलैंड में रैली रखी और इस रैली में तुर्की के 2 वज़रा ने शिरकत करना थी, मगर हॉलैंड हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात पर रैली की इजाज़त ही ना दी क्योंकि 15 मार्च को वहाँ इंतखाबात होने हैं। रैली में शिरकत के लिए आने वाले तुर्क वज़ीर ख़ारजा का तैयारा ही अपने मुल्क में उतरने नहीं दिया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड बात है कि किसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा किसी दूसरे मुल्क आ रहा हो और उसका तैयारा ही ना उतरना दिया जाए। साथ ही हॉलैंड में पहले ही पहुंचने वाली तुर्क खातून वज़ीर फातिमा बतूल को भी तुर्की के कौंसिल खाने में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें वापस तुर्की भेज दिया गया, जिसके बाद हॉलैंड में होने वाली तुर्क कम्युनिटी की रैली एहतजाजी रैली में बदल गई। वाज़ेह रहे कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज़्यादा तुर्क शहरी रहते हैं। डच पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तशद्दुद का सहारा लिया, जिस पर आज तुर्की में हॉलैंड के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। जवाब में हॉलैंड ने अपने शहरियों को तुर्की के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी। हॉलैंड के बाद जर्मनी ने भी तुर्क रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। वाक़े पर तुर्क सदर तय्यब अर्दोआन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तुर्की के सदर ने इन ममालिक पर नाजी होने का इल्ज़ाम लगाया, यानी हिटलर के साथी सपोर्टर होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा और उसकी सोच की मुताबिकत रखने का इल्ज़ाम लगाया और बैनुल-अक़वामी इदारों से हॉलैंड पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया और मगरबी ममालिक पर इस्लाम मुखालफत का इल्ज़ाम लगाया। अर्दोआन ने कहा कि वो सोचते थे कि नाजी ख़त्म हो गए मगर वो गलत थे, यानी हिटलर के हामी ख़त्म हो गए मगर वो गलत थे, मगरिब में अभी भी जिंदा हैं। सिर्फ यही नहीं, तुर्क सदर ने हॉलैंड को खबरदार करते हुए कहा कि वो देखते हैं कि 16 अप्रैल के बाद हॉलैंड के तैयारे तुर्की में कैसे लैंड करते हैं। ये लोग नाजियों के बच्चे हैं, ये आलमी सिफारतकारी और सियासत से वाबस्ता नहीं है। हॉलैंड को अपने किए की कीमत अदा करना होगी। हॉलैंड के वज़ीर आज़म ने फाशिस्ट नाजी के कहने पर सदर अर्दोआन से माफ़ी का मुतालबा किया और उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के बाद तुर्की को जवाब दिया जाएगा। तुर्क सदर के बयान पर जर्मनी को भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। जर्मनी ने वाज़ेह किया कि नाज़ीज़्म से इसके लाखों शहरियों की जान ली थी और इसलिए इस किस्म के अल्फाज पर उन्होंने कंडेम किया। साथ ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि इनकी हुकूमत पहले से बाज़ाब्ता ऐलान करदा रैलियों में तुर्क वज़रा की शमूलियत के खिलाफ नहीं, लेकिन जर्मन वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि वो जर्मनी में तुर्की के सियासी इज्तिमात के खिलाफ हैं। बात जर्मनी और हॉलैंड तक महदूद नहीं रही, ऑस्ट्रिया भी शामिल हो गया। जबकि तुर्क सदर के सख्त बयानात के बाद डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने तो तुर्क सदर अर्दोआन से अपने तयशुदा मुलाकात ही मुलतवी कर दी, मगर फ्रांस तुर्क शहरियों की रैली निकालने की इजाज़त उसने दे दी है। अब अहम मामला यह है कि तुर्की में 16 अप्रैल को सदर के इख्तियारात में लामहदूद इजाफे के लिए अवामी राय ली जा रही है। रेफरेंडम हो रहा है। रेफरेंडम में तुर्की को पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के बजाय अमेरिका की तरह का सदारती हुकूमत कायम करने से मुतालिक राय ली जाएगी और इसी तरह तुर्क सदर तय्यब अर्दोआन को लामहदूद इख्तियारात हासिल हो जाएंगे और इसी पर यह सारा का सारा मामला है कि वो कैंपेन करना चाहते हैं उन तुर्क शहरियों के साथ जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, ओवरसीज़ तुर्क शहरियों के साथ। वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह नायब सदर ले लेगा और वो वज़ीर नामज़द कर सकेंगे, बजट तैयार कर सकेंगे, सीनियर जजेस की तकर्री कर सकेंगे और बाज़ कवानीन वज़ा कर सकेंगे। इसके तहत सदर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं और पार्लिमान को तहलील कर सकते हैं। तुर्क सदर 2029 तक इक़्तिदार में रह सकेंगे, यानी मज़ीद इलेक्शन लड़ने का इख्तियार हासिल कर सकेंगे। तो अपने आप को लामहदूद इख्तियारात देने के लिए रेफरेंडम करा रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? खालिद हमीद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेटो हेडक्वार्टर के सामने हैं। खालिद हमीद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त माहौल है यूरोप में? क्या तुर्की के ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं? और ज़ाहिर तारकीन वतन बहुत ज़्यादा तुर्क शहरी रहते हैं दूसरे ममालिक में, 3 मिलियन से ज़्यादा, उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं वहाँ? तुर्की के सदर तय्यब अर्दोगान का बयान बाइस तशवीश है और ये जो टेंशन है तुर्की और यूरोप के दरमियान, ये तो उस वक्त से चली आ रही है जब कि वहाँ फेल कू अटैम्प्ट हुआ था तुर्की में। तो यूरोप ने उस पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उस पर तय्यब अर्दोगान को एक जो है वो तनकीद इस पर करते रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें तनाव ज़्यादा हो गया है और ख़ास तौर पर जो नीदरलैंड और तुर्की के दरमियान जो वाक़या हुआ है जिसमें उन्होंने तर्किश वज़ीर का जो जहाज़ है वो लैंड नहीं करने दिया या उन्हें आने नहीं दिया नीदरलैंड में तुर्किश कम्यूनिटी से खिताब करने के सिलसिले में, इसने जो है वो सूरत हाल ख़ासी तशवीश इसमें पैदा कर दी है। और यहाँ सेक्रेटरी जनरल नेटो ने आज ख़ास तौर पर दोनों ममालिक से अपील की है, दोनों नेटो के मेंबर हैं नीदरलैंड और तुर्की, कि वो डीएस्केलेट करें इस टेंशन को। लेकिन इससे हट कर जो यहाँ तुर्की के तुर्क लोग रहते हैं 6 मिलियन के करीब, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, नीदरलैंड में भी बहुत बड़ी तादाद में और जर्मनी में भी,
तो उनके लिए तो किसी किस्म की कोई ख़तरा नहीं है। वो यहाँ के शहरी हैं, उनको वो तमाम हुकूक हासिल हैं। थोड़े दिन की ये आर्जी जो है होगी, जो कि ख़ास तौर पर नीदरलैंड में इलेक्शन की वजह से है, और इसी तरह जर्मनी में भी। बहुत शुक्रिया खालिद अमीन फारूकी साहब, हमें बता रहे थे कि क्या इस वक्त मामलात हैं, सिफारती सतह पर ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे एक अच्छी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद, और इस इवेंट में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की शमूलियत से दुनिया के दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान आने में अब नहीं हिचकिचा रहे। दुनिया भर में पाकिस्तान से मुताल्लिक तासुर में तब्दीली आ रही है। अच्छे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तारीफ हो रही है वहां पीएसएल का फाइनल का भी तस्करा हो रहा है। तो जो ख्याल किया जा रहा था कि पीएसएल फाइनल को पाकिस्तान में कराने से कोई बड़ी खबर नहीं बननी, कोई फायदा नहीं होना, ये तासुर गलत साबित हो रहा है। और अब आलमी शोहरत याफ्ता ब्राजीली फुटबॉलर रोनाल्डिनो ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 मरतबा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल जीतने वाले रोनाल्डिनो ने अपने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक अपने ट्विटर अकाउंट पर की, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैं आ रहा हूं, और साथ ही वीडियो भी जारी की। सैमी सैमुअल्स और सर वेवन रिचर्ड्स जैसे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बाद अब मारूफ ब्राजीली फुटबॉलर रोनाल्डिनियो ने भी पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। ये क्या होगा, किस तरह आएंगे, क्या मैच खेलेंगे, लेजर लीग से जो मुआहिदा है वो क्या है? हमारे साथ फैज़ान लखानी मौजूद हैं। फैज़ान, बहुत शुक्रिया। फैज़ान, ज़रा बताइएगा क्या सरगर्मियाँ होंगी, अकेले आ रहे हैं, कोई मैच होगा, किस किस्म का मैच होगा? बड़ी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल शाहज़ाद, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि एक बहुत बड़ा एक स्टेप है ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के रिवाइवल के लिए, और रोनाल्डिनियो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ दुनिया फुटबॉल के 7 बड़े नाम और भी पाकिस्तान आएंगे। ये वो नाम है जो ऑफ कोर्स रोनाल्डिनियो के लेवल के तो नहीं होंगे, लेकिन ये प्रीमियर लीग और वर्ल्ड कप अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से खेले होंगे। तमाम यूरोपियन कंट्री से 7 मजीद फुटबॉलर्स रोनाल्डिनियो को ज्वाइन करेंगे इस लेजर लीग के इस मैच के लिए, जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के अगेंस्ट से 7 असाइड मैच होगा। तो रोनाल्डिनियो के साथ 7 और मजीद प्लेयर्स आएंगे जो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करेंगे। जुलाई में कराची में ये मैच खेला जाएगा, और एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कोई अब तक हो नहीं सका है ना, एटलीस्ट एक टॉप लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फैंस के लिए और फुटबॉल के फैंस के लिए तो ऑफकोर्स सही, स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ी खबर है कि रोनाल्डिनो जैसा नाम आ रहा है, और उसके अलावा भी बड़े नाम आ रहे हैं। हमें कुछ नामों की इत्तलात अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स मिल रही है, इनसे भी बातचीत जारी है, उनसे भी बातचीत जारी है। ऑफिशियल्स जो है लेजर लीग के वो जुमेरात को ऐलान करेंगे। तो हमें कुछ लग रहा है कि कुछ फ्रांस के कुछ टॉप प्लेयर्स आ सकते हैं, तुर्की कुछ टॉप प्लेयर्स आ सकते हैं, निकोलस अनकेला का नाम यहाँ पे शामिल लिया जा रहा है कि शायद वो आ जाए। तो एक बहुत अच्छा इवेंट पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, एक बड़ा इवेंट आ जाएगा जो पाकिस्तान फुटबॉल को भी रिवाइव कर सकता है। बहुत शुक्रिया। फैज़ान लखानी बता रहे थे कि 7 और बड़े आएंगे, पाकिस्तान में मैच होगा, सारी दुनिया के लिए खबर होगी कि पाकिस्तान में मैचेस हो सकते हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।